साल 1974 में एक फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था रोटी, कपड़ा और मकान। फिल्म का सार था कि इंसान की 3 बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अगर आप हालिया आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कपड़ा और मकान तो सुरक्षित हैं, मगर रोटी को लेकर अब गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। दरअसल भारत बीते कुछ समय से एक गेहूं के संकट का सामना कर रहा है। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि भारत में अब रोटी असुरक्षित हो गई है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि भारत किस तरह से गेहूं संकट का सामना कर रहा है और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि भारत में आखिर मौजूदा परिदृश्य क्या है। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत में गेहूं का पैटर्न क्या है, गेहूं कंजम्पशन का, गेहूं की खपत का पैटर्न क्या है, इसका रुझान क्या है। साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि जो गेहूं संकट मौजूदा समय में खड़ा हुआ है, इस गेहूं संकट के आखिर कारण क्या हैं। कारणों के बाद इस संकट से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्या चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं, उन चुनौतियों पर बात करेंगे। साथ ही इस संबंध में भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को समझने की कोशिश करेंगे। अंत में निष्कर्ष पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे सामाजिक मुद्दे, खाद्य सुरक्षा और गरीबी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की खबर देख लेते हैं, आज की हमारी न्यूज़ देख लेते हैं। आज की जो हमारी न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है व्हीट कंजम्पशन ट्रेंड्स इन इंडिया एंड व्हाई एलोकेशन हैज बीन कट, यानी भारत में व्हीट कंजम्पशन का, गेहूं की खपत का क्या पैटर्न है, इसके क्या रुझान है। इसके अलावा भारत किस तरह से एक संकट का सामना कर रहा है गेहूं को लेकर, और साथ ही भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जो प्रयास किए गए हैं उसके तहत राज्यों का गेहूं जो एलोकेशन है, जो आवंटन है, उसको कम क्यों कर दिया गया है। इसको लेकर इस पूरी न्यूज़ में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में मौजूदा समय में आखिर मौजूदा परिदृश्य क्या है। तो अगर आप हालिया आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 जून, इसी वर्ष 1 जून को गेहूं का जो स्टॉक था भारत में वो तकरीबन 311.42 लाख मीट्रिक टन के आसपास था, जो कि पिछले 2008 के बाद से, साल 2008 के बाद से सबसे निचला स्तर है गेहूं के स्टॉक का। साल 2008 में गेहूं का स्टॉक तकरीबन 241.23 लाख मीट्रिक टन के आसपास था और ये पिछले कुछ सालों से, साल 2008 के बाद से भारत का सबसे निचला स्तर है। इसके अलावा कई जानकारों का ये भी कहना है कि मौजूदा समय में हालांकि जो भारत का जो मौजूदा स्टॉक है गेहूं का वो सरकारी मापदंडों से तो अधिक है, लेकिन मौजूदा समय में तेजी से कम हो रहा है और आगे आने वाले समय में ये और ज़्यादा कम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप रबी मार्केटिंग सीजन के आंकड़ों पर नजर डालेंगे, साल 2022-23 के रबी मार्केटिंग सीजन को समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि 4 जुलाई तक तकरीबन 187.89 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है अब तक सरकार द्वारा, जो कि साल 2021-22 के रबी मार्केटिंग सीजन की तुलना में तकरीबन 56.65% कम है। साल 2021-22 के रबी मार्केटिंग सीजन में भारत सरकार द्वारा तकरीबन 433.44 लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी, जबकि अब तक भारत सरकार द्वारा मौजूदा रबी मार्केटिंग सीजन में केवल 187.89 लाख टन गेहूं की ही खरीद की गई है। तो इस तरह से सरकार द्वारा जो गेहूं की खरीद की गई है वो भी काफी कम खरीद की गई है। इसके कारणों पर भी आगे बात करेंगे कि भारत सरकार द्वारा ज्यादा गेहूं क्यों खरीदा नहीं जा रहा। इसके अलावा जो ये गेहूं की खरीद कम हुई है वो मुख्य तौर पर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिली है, और यही वो राज्य हैं जो भारत में गेहूं के उत्पादन के मामले में सबसे प्रमुख स्थान पर हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इस पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बीते दिनों गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि ये जो पूरी स्थिति है इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा और भी कई प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों पर भी आगे बात करेंगे। तो ये तो हुआ मौजूदा परिदृश्य। अब जान लेते हैं कि भारत में आखिर गेहूं की खपत का पैटर्न क्या है, गेहूं के कंजम्पशन का पैटर्न क्या है। इस पैटर्न को समझ लेते हैं। तो अगर आप पिछले कुछ सालों के डेटा पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में गेहूं की खपत पिछले कुछ सालों से तेजी से बढ़ रही है। साल 2011-12 के आंकड़े हैं, ये आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा यानी NSSO द्वारा जारी किए गए थे और गेहूं की खपत को समझने के लिए सबसे नवीनतम आंकड़े हैं, यानी भारत सरकार द्वारा साल 2011-12 के बाद से ही इस संबंध में कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, यानी सबसे नए आंकड़े हैं।
तो अगर आप इन 2011-12 के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो गेहूं की खपत है वो प्रति व्यक्ति प्रति माह तकरीबन 4.9 किलोग्राम के आसपास है ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में ये तकरीबन 4.01 किलोग्राम के आसपास है प्रति व्यक्ति प्रति माह। अगर आप इन आंकड़ों की तुलना साल 2004-05 के आंकड़ों से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में साल 2011-12 में जो गेहूं की खपत है वो तकरीबन 0.1 किलोग्राम बढ़ी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह तकरीबन 0.35 किलोग्राम बढ़ी है। तो इस तरह से इन आंकड़ों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत में गेहूं की खपत तेजी से बढ़ रही है। हालांकि ये पुराने आंकड़े हैं, लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर एक पैटर्न को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर साल 2011-12 में गेहूं की खपत बढ़ी है तो जाहिर तौर पर उसके बाद आने वाले वर्षों में भी गेहूं की खपत में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली होगी। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में गेहूं की खपत बढ़ रही है। अब ये साल 2011-12 के स्टेट वाइज डेटा है, यानी राज्यवार आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में मध्य प्रदेश में गेहूं की खपत सबसे ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली है, और दिल्ली के बाद है बिहार। यानी ये 4 राज्य हैं जहां पर गेहूं की सबसे ज्यादा खपत होती है। अब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत के वो कौन सा राज्य है, भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ये तो वो राज्य है जहां पर गेहूं की खपत सबसे ज्यादा होती है। आपको बताना है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो ये तो हुई गेहूं के खपत पैटर्न की बात। अब आगे बढ़ते हैं और ये जो गेहूं का संकट मौजूद है, इस संकट के कारणों को जान लेते हैं। आखिर वो कौन से कारक हैं जो इस संकट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस संबंध में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक है कम उत्पादन। भारत में उत्पादन ही काफी कम हुआ है। हम जानते हैं कि बीते कुछ समय में उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और भारत के मध्य भाग में, मध्य हिस्सों में काफी ज्यादा भूतपूर्व हीट वेव की घटनाएं देखने को मिली हैं। इसके अलावा आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च और अप्रैल का जो महीना था, इस महीने में जो गर्मी देखने को मिली थी, ये दोनों महीने पिछले 100 वर्षों में सबसे गर्म महीने थे। और तापमान का यही प्रभाव हमें गेहूं के उत्पादन, गेहूं की फसल पर भी देखने को मिला है, और इसके कारण गेहूं के उपज में तकरीबन 6% की कमी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि जो ये गर्मी का मौसम था, जो ये गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, इसके कारण भारत में जो गेहूं का उत्पादन हुआ उसमें से तकरीबन 20% उत्पादन की जो गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, वो काफी खराब हो गई। तो ये तो हुआ पहला कारण। इसके अलावा और भी कई कारण हैं। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है और भू राजनीतिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक भू राजनीतिक अस्थिरता मौजूद है, इसके कारण भी गेहूं के उत्पादन में एक काफी प्रभाव देखने को मिला है। गेहूं की कीमतों पर काफी प्रभाव देखने को मिला है। कैसे मिला है? तो दुनिया भर में गेहूं के उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ा है इस पूरे युद्ध का, क्योंकि रूस जो है वो दुनिया भर में गेहूं के उत्पादन का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है, उसका स्थान पहले नंबर पर है, जबकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और तीसरे स्थान पर है रूस, जबकि यूक्रेन दुनिया में 8वां सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है। अब जब ये दोनों ही देश आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध में संलग्न है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की आपूर्ति पर प्रभाव देखने को मिला है। और जब गेहूं की आपूर्ति पर प्रभाव देखने को मिला है तो इसकी वजह से गेहूं की कीमतें भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से बढ़ रही हैं। और इन कीमतों के बढ़ने की वजह से ऐसे में हम देख सकते हैं कि एक और तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमत बढ़ रही है, गेहूं के दाम में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर गेहूं की मांग में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्योंकि ये जो गर्मी का प्रभाव है, इसने केवल भारत को ही प्रभावित नहीं किया है, बल्कि दुनिया के कई अन्य देश भी इससे प्रभावित हुए हैं। तो एक और गेहूं की कीमत बढ़ रही है, दूसरी ओर गेहूं की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में जो भारत का जो निर्यात है गेहूं का, उस निर्यात पर भी काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है, और भारत का निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए 12 मई तक भारत में तकरीबन 45 लाख टन गेहूं के निर्यात का अनुबंध किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। हालांकि 13 मई को भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा पिसे हुए गेहूं यानी आटे की मांग भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए इसी वर्ष अप्रैल महीने में भारत द्वारा तकरीबन 95,000 टन आटे का निर्यात किया गया था, जबकि अगर इसी आंकड़े की तुलना हम पिछले साल के आंकड़े से करें तो पिछले साल इसी महीने में यानी अप्रैल के महीने में ही भारत द्वारा केवल लगभग 25,000 टन गेहूं का ही निर्यात किया गया था, आटे का ही निर्यात किया गया था। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि बीते कुछ समय से भारत में आटे के निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आम लोगों को ज्यादा कीमत मिल रही है, किसानों को ज्यादा कीमत मिल रही है, भारत का निर्यात बढ़ रहा है। तो ऐसे में जब किसानों को ज्यादा कीमत मिल रही है
तो जो किसान है, भारतीय किसान, वो एमएसपी पर सरकार को अपना गेहूं नहीं बेच रहे हैं, बल्कि वो व्यापारियों को अपना गेहूं बेच रहे हैं, निर्यातकों को अपना गेहूं बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनसे ज़्यादा प्राइस मिल रहे हैं। तो इस वजह से सरकार ज़्यादा गेहूं खरीद ही नहीं पा रही है, क्योंकि सरकार के पास बेचने के लिए लोग ही नहीं है, बेचने के लिए किसान ही नहीं है, किसान लोगों सरकारों को बेच ही नहीं रहे, बल्कि किसान व्यापारियों को अपना गेहूं बेच रहे हैं। तो यही कारण है कि एक तरह से सरकार के पास गेहूं का संकट पैदा हो गया है। इसके अलावा कुछ किसानों द्वारा और कुछ व्यापारियों द्वारा गेहूं का स्टॉक भी किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भारत में गेहूं की कीमतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, तो वो इससे लाभ कमाने की, मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा गेहूं की दाम और ज़्यादा बढ़ सकती है, उन्हें उम्मीद है, और इस वजह से गेहूं की आपूर्ति में कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि वो गेहूं का स्टॉक कर रहे हैं, गेहूं को बाजार में नहीं आने दे रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में गेहूं की आपूर्ति और ज़्यादा कम हो रही है। और यही वो कारण है जो भारत में गेहूं के संकट को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, गेहूं के संकट को और ज़्यादा गंभीर कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि इस गेहूं के संकट से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसके कारण हम सबसे पहले यही समस्या हो सकती है कि भारत सरकार द्वारा जो खाद्य वितरण संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों के पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। उन कार्यक्रमों की क्रियान्वयन में एक चुनौती देखने को मिल सकती है, समस्या देखने को मिल सकती है। हम जानते हैं कि भारत सरकार के तहत भारतीय खाद्य निगम यानी FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और जो तमाम अन्य एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और तमाम तरह की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत गेहूं वितरित करने के लिए, अनाज वितरित करने के लिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदा जाता है, गेहूं खरीदा जाता है। लेकिन अब हमने पहले ही देखा कि किसान गेहूं बेच ही नहीं रहे हैं, और जब किसान गेहूं बेचेंगे नहीं तो ये जो इन कार्यक्रमों के तहत गेहूं प्रदान किया जाता है, वो गेहूं सरकार के पास होगा ही नहीं। तो इसकी वजह से इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के समक्ष एक बड़ी चुनौती हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो भारत में गेहूं की आपूर्ति में कमी आ रही है, उस आपूर्ति में कमी के कारण भारत में गेहूं की कीमत आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकती है। हालांकि इसका एक सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को ये मिल रहा है इस पूरे संकट का, कि अब भारत के किसानों को गेहूं का ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ज़्यादा मूल्य मिल रहा है। तो ये भारत के किसानों के लिहाज से ये स्थिति बेहतर है, लेकिन भारत में जो आम लोग हैं, जो आम ग्राहक हैं, उनके लिहाज से ये स्थिति काफ़ी गंभीर साबित हो सकती है आगे आने वाले समय में। तो ये तो हुई गेहूं संकट की बात। अब इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, सरकार द्वारा इस पूरे संकट से निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, उन उपायों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि सरकार ने बीते दिनों 13 मई को गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि ये इसके अलावा भी कई अन्य प्रयास किए गए हैं। उन प्रयासों में बीते दिनों सरकार द्वारा 13 मई के बाद ही NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गेहूं और चावल का जो वितरण किया जाता है, इनके बीच का जो अनुपात है, उस अनुपात में, उस रेशो में कुछ बदलाव किया गया था। नई व्यवस्था के तहत पहले जिन राज्यों को 60 और 40 के अनुपात में गेहूं और चावल का वितरण किया जाता था, अब उन्हें 40 और 60 के अनुपात में गेहूं और चावल का वितरण किया जाएगा। यानी पहले जिन राज्यों को गेहूं ज्यादा दिया जाता था, उन राज्यों को अब गेहूं कम दिया जा रहा है, जबकि चावल ज्यादा दिया जा रहा है। इसके अलावा जिन राज्यों को पहले 75 और 25 के अनुपात में गेहूं चावल दिया जाता था, उनके लिए अब अनुपात को बदलकर 60 और 40 कर दिया गया है। हालांकि इस नई व्यवस्था के तहत जो छोटे राज्य हैं, या जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं, या फिर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो राज्य हैं, उन राज्यों का जो अनुपात था पहले, उस अनुपात में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो सरकार द्वारा एक नई व्यवस्था अपनाई जा रही है, और इस नई व्यवस्था के तहत केवल 10 राज्यों के अनुपात में परिवर्तन किया गया है। ये 10 राज्य भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक हैं। इन 10 राज्यों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं। यानी ये 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो आवंटन था NFSA के तहत पहले, उस आवंटन के अनुपात में कुछ बदलाव किया गया है। हालांकि यहाँ देखने वाली बात है ये है, और महत्वपूर्ण बात यह है, यही 10 राज्य हैं जो भारत के तहत जिनमें NFSA के जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत तकरीबन 81.35 करोड़ लाभार्थी बेनिफिशरीज मौजूद हैं, और इन 10 राज्यों से ही तकरीबन 55.14 करोड़ लाभार्थी आते हैं। यानी इन 10 राज्यों में NFSA के लाभार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से भारत सरकार इन राज्यों के लाभार्थियों को लक्षित करने का प्रयास कर रही है। हालांकि कुछ राज्यों ने इस नई व्यवस्था का विरोध भी किया है। जैसे गुजरात और उत्तर प्रदेश द्वारा पुरानी व्यवस्था को लागू किए जाने की मांग की जा रही है। उनका कहना है, गुजरात और उत्तर प्रदेश का कहना है कि इस नई व्यवस्था के तहत उन राज्यों में गेहूं का एक गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है,
जिसका प्रभाव आम लोगों पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि इन दो राज्यों द्वारा पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग की जा रही है। तो ये तो हुए प्रयास। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी जो गेहूं का आवंटन किया जाता था, उस आवंटन में कुछ कमी की गई है। तो ये तो वो प्रयास हुए जो भारत सरकार द्वारा इस गेहूं संकट से निपटने के लिए किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारत एक गंभीर गेहूं संकट से का सामना कर रहा है। हालांकि मौजूदा जो गेहूं संकट है ये अल्पकालिक कारणों से प्रेरित है, अल्पकालिक कारकों से प्रेरित है। बहुत ही शॉर्ट टर्म फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये गेहूं संकट खड़ा हुआ है और ये गेहूं संकट जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ये गेहूं संकट ज्यादा लंबे समय तक हमारे सामने नहीं रहने वाला है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के कृषि क्षेत्र में कुछ बुनियादी समस्याएं मौजूद हैं, कुछ संरचनात्मक चुनौतियां मौजूद हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स मौजूद हैं और इन चुनौतियों को जल्द से जल्द संबोधित किया जाना भी जरूरी है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इस पूरी एनएफएसए के तहत जो नई नीति को अपनाया गया है, जो अनुपात में परिवर्तन किया गया है, ये परिवर्तन कुछ हद तक हमें आगे आने वाले समय में हानिकारक हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि इस परिवर्तन के तहत भारत सरकार द्वारा चावल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके वजह से भारत में आगे आने वाले समय में चावल का उत्पादन और ज्यादा बढ़ेगा, जबकि चावल जो है वो उसके उत्पादन के लिए, उसको उगाने के लिए हमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। और अगर चावल का उत्पादन बढ़ेगा तो इससे जाहिर तौर पर भारत का जो भूजल है वो भूजल प्रभावित होगा। ऐसे में जरूरी है कि भारत सरकार चावल के स्थान पर किसी और फसल को ज्यादा बढ़ावा दे। इस चावल के स्थान पर हम दलहन या तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये तो हुई अंत में निष्कर्ष की बात। अब आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि विश्व स्तर पर भू राजनीति में हो रहे मौजूदा उतार चढ़ाव खाद्य सुरक्षा को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। चर्चा कीजिए। यानी इस प्रश्न में आपको बताना है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भू राजनीतिक स्तर पर जो बदलाव आ रहे हैं, जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, वो किस तरह से भारत में या दुनिया भर में किस तरह से खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी को प्रभावित कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं की चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।